नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज चर्चा का मुद्दा है जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टी मीटिंग। गुरुवार को 3 बजे जम्मू कश्मीर के हालात पर एक ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर से 14 लीडरों को न्योता दिया गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुझसे जुड़े हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार पंकज पांडे, जो कि हिंदुस्तान में काम करते हैं, इंडिया टुडे के मुअज्जम मोहम्मद, जो कि श्रीनगर से हमसे जुड़े हैं। उनके साथ है जुल्फिकार माजिद, जो कि श्रीनगर से हमारे साथ है। जुल्फिकार डेक्कन हेरल्ड से जुड़े हुए हैं, और तरुण उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, डेली एक्सेलसियर के जम्मू से। बातचीत की शुरुआत करते हैं पंकज जी से। पंकज, ये बताइए कि ये सरकार की इसमें मन में क्या बदलाव आया एकाएक। अब से पहले हमने देखा था जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ था और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था, सरकार जो है जम्मू कश्मीर के लीडरान को गुपकर गैंग कह रही थी और बताती थी कि ये तिरंगे का इंसल्ट करते हैं, और सडनली उनको अब बातचीत के लिए बुलाया गया है। क्या वजह है, क्या सोच है इसके पीछे सरकार की? देखिए राजेश जी, आप गुपकार गैंग बता दीजिए, उनको तिरंगा विरोधी बता दीजिए, उनको किसी भी तरह से डिस्क्रेडिट कर दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो उसी तरह से जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो भी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। और सरकार को ये पता है। सरकार, देखिए, जब राजनीतिक सिस्टम में हम एक दूसरे के विरोध पर उतर आते हैं, कई बार बहुत कुछ कहा जाता है। भाषा पर अगर जाए तो जम्मू कश्मीर को तो छोड़ दीजिए, देश के अन्य हिस्सों में भी न जाने क्या क्या कहा जाता है लोगों को। लेकिन आज की जो स्थिति है, आप देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जब 370 समाप्त किया गया, उसके बाद से सरकार ने एक एजेंडे पर लगातार चलते हुए, पहले वहां पर उनका यह था कि किसी तरह से कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं हो, रक्तपात नहीं हो, हिंसा नहीं हो, जिस तरह की रिपोर्ट्स थी कि वहां पर बहुत ज्यादा खून खराबा हो सकता है, वो नियंत्रण करना उनका उद्देश्य था। उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सामने रखा कि किस तरह से वहां पे डेवलपमेंट, अपना एक चीफ सेक्रेटरी वहां पर भेजा सुब्रमण्यम को, और उस एजेंडे को लागू करने की कोशिश की। उसके बाद फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आप बहुत लंबे समय तक इंटरनेट बंद करके, चारों तरफ से पाबंदियां थोप करके, जब सारी दुनिया की निगाह हो, तो आप बहुत लंबे समय तक एस्केप रूट नहीं ढूंढ सकते। आपको ले जाना पड़ा, तमाम डेलीगेशन को लेकर के गए आप, यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल गया, और भी तमाम लोगों को आप लेकर के गए, ये बताने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में लगातार सवाल होते रहे, और लगातार डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप देखिए तो हम कूटनीतिक स्तर पर हमारी सरकार लोगों को ये बताने की कोशिश करती रही कि हम प्रयास कर रहे हैं, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और उसी कड़ी में चलते चलते बीडीसी का इलेक्शन हुआ, डीडीसी का इलेक्शन हुआ, और अब बचता क्या है? आप देखिए, दुनिया भर में चेंजेस हो रहे हैं। बाइडेन प्रशासन आ गया, ट्रंप चले गए, अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, वार्ता हो रही, वहां से अमेरिका की सेनाएं वापस जा रही हैं, उनको पाकिस्तान में ज्यादा बेस की जरूरत पड़ सकती है, तमाम चीजें परिवर्तित हो रही हैं। और इस बीच में जो सरकार का लक्ष्य था कि वहां के जो राजनीतिक दल हैं उनको डिस्क्रेडिट करो। राजेश जी, मैं आपको बताऊं, मैं जब जम्मू कश्मीर गया तो वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं उसको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस मुद्दे पर भी सरकार की जो मंशा थी कि उनको डिस्क्रेडिट करे, वहां की जनता से अगर पूछिए तो वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें बहुत ज्यादा उनका भरोसा नहीं रहा। आप देखिए, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, एक कोई नया विकल्प आज की तारीख में अगर उभरता तो उसको शायद लोग जम्मू कश्मीर में पसंद करते। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए बहुत मुफीद वक्त है। आप देखिए, बैकडोर चैनल से बहुत तरह की बातचीत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि यूएई कहीं से इन्वॉल्व है पूरे प्रोसेस में। अमेरिका, कोई भी प्रत्यक्ष तौर पे इसमें तीसरा पक्ष इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अपना एग्रीमेंट है, शिमला समझौता है, और हम बार बार कहते हैं कि द्विपक्षीय मसला है। लेकिन आपको भी पता है कि कूटनीतिक स्तर पर बैकडोर चैनल से बहुत चीजें होती हैं। तो जो सारा घटनाक्रम हो रहा है, उसके मद्देनजर अब सरकार शायद चाहती है कि वहां पर जो राजनीतिक प्रोसेस है वो शुरू हो, और ये मैसेज दे दुनिया को कि देखिए, हम क्रमिक तरीके से सुधार करते करते यहां पहुंचे, और हम उन लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां की। हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको भरोसे में ले रहे हैं, और हम एक पॉलिटिकल प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। मैं जुल्फिकार की तरफ जाना चाहूंगा। जुल्फिकार, ये बताइए कि श्रीनगर में, दिल्ली में लीडरान का क्या सोचना है, वो क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं? कल जब वो 3 बजे प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने बैठे होंगे, तो वो क्या कहेंगे? क्या आपको क्या सुनने में मिल रहा है वहाँ?
राजेश जी, अगर आप ये जो इनविटेशन इनको मिली 4 दिन 5 दिन पहले, तो उनको एजेंडा ऑफ मीटिंग किसी को पता नहीं है कि वहां प्राइम मिनिस्टर क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो कुछ भी है वो सारी स्पेकुलेशंस है कि ये होगा, वहां पे 370 डिस्कस होगा, वहां पे स्टेटहुड मिलेगी, वहां पे जो भी है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई वो बात नहीं हुई है सेंटर की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से। तो वैली से जो या जम्मू एंड कश्मीर से जो पॉलिटिकल पार्टीज जा रही है, इनमें बीजेपी, कांग्रेस, बाकी लोग, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो मेन 2 रीजनल पार्टीज है JNK की, तो मेरे ख्याल से बातचीत अगर होगी भी तो इन्हीं लोगों के साथ होगी, क्योंकि 370 का विरोध भी यही कर रहे थे और ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल भी इन्हीं का नारा था। इनकी पॉलिटिक्स जो थी, सियासत जो थी, वो सारे टाइम इसी बात पे चलती थी। तो ऑल ऑफ ए सडन जब 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब कुछ रिवोक करके इनको जेल में डाल दिया, और जैसा कि अभी आप बोल रहे थे, आप दूसरे साथी ने बोला कि गुपकार गैंग या ऐसी बातें कर रहे थे, तो इस वक्त इनको इनविटेशन के बाद कोई चॉइस भी नहीं थी कि वो ये वहां दिल्ली न जाते। अब दिल्ली में क्या बात होगी, प्राइम मिनिस्टर क्या बात करेगा, यहाँ से क्या बात करेंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ वैली में भी वही स्पेकुलेशंस है कि अमेरिका की प्रेशर की वजह से ये जा रहे हैं, चाइना लद्दाख में आ गया तो वो प्रेशर है। लेकिन अभी कुछ भी ये कहना कि स्टेटहुड मिल जाएगी, 370 मिल जाएगा, कोई चीज मिल जाएगी, इट विल बी प्रीमैच्योर। तो ये बातें सिर्फ तब क्लियर हो जाएगी जब कल प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होगी, और एज एन ऑब्जर्वर आई कैन से कि वहां पे बात होगी डिलिमिटेशन पे, जो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे काम कर रहा है उस पर बात होगी, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस पे बात होगी, और हाँ जरूर होगा कि वहां पे रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे भी बात होगी। और जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड मेरे ख्याल से कल परसों 1 महीने में होगा, इट विल टेक सम टाइम। हम वज़ीम की तरफ जाना चाहेंगे। वज़ीम, जुल्फिकार ने कहा कि तय एजेंडा नहीं है। अगर तय एजेंडा नहीं है तो ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हमने सुना कि महबूबा मुफ्ती पहले कुछ आनाकानी कर रही थी और बाद में उन्होंने अपनी राय बदली और वो दिल्ली आने को तैयार हो गई। उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? बेसिकली ये जो भी प्रोसेस है, जो डायलॉग प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा है, ये ऑल ऑफ ए सडन डेवलपमेंट नहीं है, बट देयर हैव बीन बैक चैनल डेवलपमेंट्स हैपनिंग ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स, जो गो बिटवीन्स थे, मतलब दे वर वर्किंग टू मेक ऑल द लीडर्स एक्सेप्ट द इनवाइट। और जब महबूबा मुफ्ती के पास भी ऐसा ही इनवाइट वो आ गया, तो उनका भी यही मानना था कि डायलॉग से ही हल हो जाएगा हर कोई चीज, क्योंकि जो भी गुपकार अलायंस है, उन्होंने पहले से ही ये बोला है, दे वर रेडी फ्रॉम 2019 डे बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, दे वर रेडी टू होल्ड डायलॉग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट लेकिन ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कि उनको डायलॉग करने का, मतलब बात करने का, अपनी बात रखने को कोई मौका ही नहीं मिला। तो अब जब उनको मौका मिला है, they were not ready to lose this moment. They want to just put focus on their agenda. और महबूबा मुफ्ती भी इसी बात को लेके जा रही है कि डायलॉग से ही बात, मतलब जो भी हल होगा वो डायलॉग से ही होगा। और क्योंकि जो डेवलपमेंट्स इससे पहले होगी, या फॉर एग्जांपल महबूबा मुफ्ती का जो मैटरनल अंकल है, who is also the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PDP, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ने जब डायलॉग अनाउंस किया, तो इनको इनवाइट भेजा, तो उसके साथ में ही उनको भी रिलीज किया गया। सो देयर हैव बीन CBMs आल्सो। सो ऐसे ही उनका दूसरा एक जो क्लोज उनका एक साथी है जिसका नाम नईम अख्तर है, ही वाज आल्सो अंडर हाउस अरेस्ट, सो ही हैज बीन आल्सो रिलीज्ड नाउ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये फीलर्स दिए हैं कि दे आर नॉट क्लोजिंग देयर डोर्स। और दूसरी चीज, कोई भी सेट एजेंडा नहीं है। जब सेट एजेंडा नहीं है, जैसा कि हमने बात की इससे पहले भी, जुल्फिकार साहब ने भी कहा, उसका मतलब ये है कि दे कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, चाहे स्टेटहुड है, चाहे आर्टिकल 370 है, चाहे 35A है, या डिलिमिटेशन है, या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, बात इन्हीं मुद्दों पे आ जाएगी। और जो ये कश्मीर पार्टीज, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, जिन्होंने अपोज किया था आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को,
तो उनका यही मुद्दा रहेगा कि वो बात करे आर्टिकल 370 या 35A पे, क्योंकि उनको ये भी यहाँ पे लोगों में भी प्रेशर है, उनका प्रेशर लोगों में भी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी प्रेशर है। वो कल को फॉर एग्जांपल अगर असेंबली इलेक्शंस भी होने वाली है तो उसमें क्या दिखाएंगे वो वाले, दे हैव टू शो सम काइंड ऑफ रिपोर्ट देयर डेवलपमेंट्स, मतलब और उनका सारा जो पॉलिटिक्स रहा है दैट इज बेस्ड ऑन ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल, और ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल दोनों मतलब रिवॉल्विंग अराउंड द इंडियन, मतलब इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 370 और के अराउंड ही मतलब वो सारा व्यू है उनका पॉलिटिक्स। तो उसकी वजह से जो भी बात होगी वो इसी मुद्दे पे बात रहेगी कल। जी जी। मैं तरुण जी को अब चर्चा में लाना चाहूंगा। तरुण जी, वैली की हमने बात सुन ली, जम्मू से रीजन से भी जा रहे हैं पॉलिटिशियन वहां पे, बीजेपी के तीनों नेता निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता वो जम्मू रीजन से हैं और कांग्रेस के ताराचंद जम्मू रीजन से हैं, गुलाम नबी आजाद को भी जम्मू से ही माना जा सकता है। जम्मू में क्या उम्मीदें हैं इस बातचीत को लेकर? देखिए राजेश, पहले मैं आपको एक बात पर जो मेरी समझ में जो आता है, जितना भी जो बातचीत का जो प्रक्रिया शुरू हुई है, एज फार एज माय ऑब्जर्वेशन इज देयर, सारा एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। बाकी सब प्लेयर्स हैं, इनको स्क्रिप्ट मिली हुई है और स्क्रिप्ट के तहत ये सारा काम कर रहे हैं। कोई हमें इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि माने या क्यों माने, और क्यों माने प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए क्यों तैयार हुए, एक बैक चैनल में सब कुछ सेटिंग पहले से थी, ठीक है। इसके अब आगे की बात में महत्वपूर्ण बात यह है, 24 जून जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक, मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट डे होगा, क्योंकि ये पहली मीटिंग होगी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि स्टेट पॉलिटी इज हेडिंग टुवर्ड्स पोस्ट आर्टिकल 370। इसके ऊपर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। ये लीडर माने हैं, एजेंडा सेट नहीं हुआ है, यानी कि आर्टिकल 370 डिस्कस होगा या नहीं होगा, उसके बावजूद ये लीडर वहां पे जा रहे हैं। इट शोज इटसेल्फ कि कहीं ना कहीं रियलिटी सिंक इन हो रही है। इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरी बात, जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू में क्या बातचीत हो रही है, जम्मू में अगर देखें बीजेपी के जो खुद के नेता हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी ऐसे मैसेजेस दिए हैं जिसके बीजेपी के नेताओं ने उसको अपोज किया है, बट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ एलजी है, उन्होंने इस बात को नहीं माना। मैं आपको छोटे से उदाहरण दूं, यहाँ पे टोल टैक्स का मसला आ गया, बीजेपी के नेता ने कहा हम इसको नहीं लगने देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानी। वाइन ट्रेडर्स के जो 50 साल से लाइसेंस सिस्टम चल रहा था, इन्होंने उसको ओपन एंडिंग कर दिया, यानी कि उसकी ई टेंडरिंग कर दी। बीजेपी के नेताओं ने खुद उसको अपोज किया, खुद उनके साथ रहे। द एडमिनिस्ट्रेशन डिडंट गिव अ डैम टू दैट व्हाटएवर दे आर सेइंग। लोगों के अपने मसाइल हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू दैट। तो लोगों को भी स्टेटहुड अगर करनी है, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो लाना है, अगर बीजेपी अगर आपको समझती है कि इट्स अ नेचुरल पार्टी ऑफ जम्मू रीजन, तो उसको अगर कहीं लोगों के रिड्रेसल कैसे होंगे? रिड्रेसल तो स्टेटहुड के जब होगी उसी के ऊपर होंगे। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो जम्मू रीजन को लगती है, पोस्ट अगस्त 5, 2019 जो इसका नया मैट्रिक्स बनेगा जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू की भूमिका क्या रहेगी? वेदर वो पुराना लाग डिस्क्रिमिनेशन का लाग लगाते रहेंगे, वेदर ये पुराना लाग जी कश्मीरी खा के यहाँ सेपरेटिज्म चलता रहा उसी को अपोज करते रहेंगे। अब वो बातें तो नहीं होनी चाहिए ना पोस्ट अगस्त 5, 2019। तो इन बातों पे भी तो, क्योंकि जो नया मैट्रिक्स हमने ड्रॉ करना है उसके तो कहीं ना कहीं तो हमें खाने तैयार कर रहे हैं कि वेयर द स्टेट पॉलिटी इज हेडिंग, और उसमें जम्मू रीजन कहाँ जाएगा? तो ये जो मर्बरिंग जो हो रही है, मुझे लगता है जम्मू रीजन के जो नेता है वो अपने आप को कहेंगे जो नई रियलिटी होगी उसमें जम्मू को अगर पूरी इक्वालिटी नहीं होगी तो एक सेंस ऑफ इक्वालिटी शुड बी गिवन टू देम। मैं जल्दी से जुल्फिकार की तरफ जाना चाहूंगा। जल्दी से एक टिप्पणी जो तरुण जी ने कहा, जम्मू से ऐतिहासिक तौर पर डिमांड आती रही है सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर की एक विशेष पहचान होनी चाहिए। जम्मू में से पहले डिमांड हुई, वैली में बाद में आई। अब वो विशेष पहचान जम्मू कश्मीर की, उसको भारत के साथ जिस तरीके से जोड़ा गया, 20 वर्ष पर हटाया गया, उसको लेके अब फिर से जम्मू से एक डिमांड उठ रही है कि नहीं, जम्मू कश्मीर को विशेष पहचान बनी रहनी चाहिए। उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, ये एक बहस का मुद्दा है। उसको लेके वैली में क्या वजह है? जम्मू की प्राइमेसी को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं, डिलिमिटेशन को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं वैली में कि क्या सीटों का बंटवारा कुछ किस तरह से होगा, कि वो जो बैलेंस है जो वैली के फेवर में जाता है वो जम्मू के साथ उसका बैलेंस कैसे होगा, इसको लेके वैली में क्या बात हो रही है? देखिए राजेश जी, आपने अभी 370 हटाने की बात की, तो वैली में जो पॉपुलर सेंटिमेंट है रिगार्डिंग 370, so everybody cutting across political ideologies, they say that it was unconstitutional। जो भी डिसीजन उस टाइम पे हुआ वो
ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सफुली वो इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि इफ यू रिमेंबर पूरी वैली में देयर वाज अ कम्युनिकेशन क्लैम्प डाउन एंड सिक्योरिटी लॉकडाउन, तो तब जाके वो, तो बहुत टाइम तक बीजेपी सरकार ये बोलती रही कि पीपल ऑफ कश्मीर और पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव एक्सेप्टेड द न्यू रियलिटी, जो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए तब से, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। तो बिफोर, मुझे लगता है लास्ट वीक तक तो यही जो परसेप्शन था बीजेपी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव एक्सेप्टेड द न्यू रियलिटी, दे हैव एक्सेप्टेड 370 एब्रोगेशन, they have accepted union territory, they have accepted जो domicile laws last year यहाँ पे land laws जो भी वो बताया गया, but it was all one sided। तो अभी वैली में जो डिलिमिटेशन, अगर आपने शायद you are aware about this, last week बहुत ज्यादा रूमर्स थी यहाँ पे कश्मीर वैली में कि सेंटर इज गोइंग टू फर्दर डिवाइड कश्मीर वैली इनटू 2 or 3 यूनियन टेरिटरीज, तो जम्मू को स्टेटहुड मिल जाएगा। although they were rumors, but लोगों के जो इस वजह से डर का माहौल था वो तो बना रहा पूरे 2 साल। और अभी जो आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं उसमें भी यही है स्पेकुलेशंस कि जो जम्मू 7 सीटें जो बढ़ाई जाएगी वो, तो उसमें लाइनस शेयर विल गो टू जम्मू। और आपने जो ये बात की अभी, या तरुण जी ने भी इससे पहले बताया कि हिस्टोरिकली यहाँ पे ये मैं भी बचपन से सुनता आया हूँ कि कश्मीर में लोग बोल रहे हैं कि जम्मू के लोगों ने, उनको ज्यादा शेयर मिल गया, तो जम्मू के लोग बोल रहे हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, तो वैली के लोगों ने हमारा रखा है। तो ये तो मुझे लगता है ये ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक टूल था टू कीप पीपल ऑफ 2 रीजन्स डिवाइडेड। तो ऐसा होना चाहिए कि अब जो भी रेस्टोरेशन, ये जो स्टेटहुड की बात हो रही है या व्हाटएवर इट इज, सो एवरीथिंग शुड बी डन इन ट्रांसपेरेंट मैनर। और डिलिमिटेशन में ये बताया जा रहा है कि 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और क्रिएट हो जाएगी, 5 विल गो टू जम्मू डिवीजन एंड 2 विल गो टू कश्मीर वैली। लेकिन अगर 2011 का सेंसस, जो 2011 का सेंसस इसका बेसिस बनाया जा रहा है, तो द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर वैली इज मोर देन जम्मू रीजन। तो उसके बाद जो उसमें ज्योग्राफिकल एरियाज, बाकी चीजें मिला के जो भी अब केंद्र सरकार यहाँ पे कोई भी स्टेप उठाए, क्योंकि ऑलरेडी 70-75 साल में मिसट्रस्ट के बगैर कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी मुझे नहीं पता जम्मू में लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन कश्मीर वैली में आज भी पीपल ऑफ कश्मीर डू नॉट ट्रस्ट न्यू दिल्ली। और उसका हिस्टोरिकल रीजन है कि दे आर सेइंग कि हमारे साथ हमेशा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। और जो गुपकार गैंग, जिनको 6 महीने पहले माननीय अमित शाह साहब ने कहा कि ये गुपकार गैंग है, वही तो गुपकार गैंग के साथ बीजेपी तो पहले उनका एनसी के साथ अलायंस था 90s में, लेट 90s में, फिर 6 साल पहले तो पीडीपी के साथ उनका अलायंस था। तो लेकिन फिर ये बातें कि ये गैंग है, गैंगस्टर है और उन्होंने ही कश्मीर की तबाही में उन्हीं का रोल है, तो ये कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल यहाँ पे लोगों को हजम नहीं हो रही थी। और चलो बेटर लेट देन नेवर, अब अगर ये रियलाइजेशन आ गई है दिल्ली सरकार में, अगर बीजेपी में रियलाइजेशन आ गई है कि डायलॉग इज द ओनली वे आउट, सो एवरीबॉडी शुड वेलकम दैट, बट विदाउट एनी ब्रीच ऑफ फर्दर ट्रस्ट। राकेश, मैं एक बात करना चाहूंगा, 1 सेकंड इंटरजेक्ट करना चाहूंगा, 1 सेकंड जी बोलिए। ये आप बात कर रहे हैं ना, गुपकार गैंग की बात कर रहे हैं कि इनको पहले डिस्क्रेडिट किया गया, तो उसके बाद बातचीत कर रही है, इसके बाद प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं ना, यही बात हो रही है ना। जी। तो राकेश, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो चर्चिल ने भी गांधी को अग्रगा फकीर कहा था, अमेरिका ने भी तो तालिबान को डिस्क्रेडिट किया था और उनके खिलाफ कितने ड्रोन अटैक किए थे, आज उन्हीं से बातचीत हो रही है। तो समय के साथ करवट बदलती है और समय के साथ राजनीतिक प्रक्रिया भी चलती है। जिनको डिस्क्रेडिट किया जाता है वो आपके सहयोगी भी होते हैं, तो वी शुड नॉट सी इट एज अ सो मच सरप्राइजिंग काइंड ऑफ थिंग, ये मैं कहना चाहता हूं। जी मैं पंकज को लाना चाहूंगा। पंकज, आपने सुन ली, जम्मू की भी बात सुन ली, श्रीनगर से भी बात सुन ली, स्टेटहुड का रेस्टोरेशन, चुनाव, सब मुद्दा है 370 का एब्रोगेशन खत्म करना, 370 की बहाली। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार कहाँ जाके लाइन ड्रॉ करेगी, कहाँ क्या मानने लायक बात है और क्या मानने लायक नहीं है, जहां पे बीजेपी बोलेगी ये रेड लाइन है, इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे? देखिए राजेश जी, एक बात तो बड़ी स्पष्ट कह दूं और सबको पता है, शायद जितने लोग बैठे हुए पैनल में उनको भी पता है कि धारा 370 पे कोई बात नहीं होने वाली।
370 की बहाली किसी भी सूरत में करने के लिए सरकार उसको रिकंसीडर करने पर भी कोई बात नहीं करेगी, कोई चर्चा भी उस पर नहीं होनी है कि 370 फिर से बहाल हो। वो उनका कमिटमेंट है, आप देखिए आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, उनके घोषणा पत्र में था और उसको बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर उन्होंने पेश किया। वो उससे पीछे हटने का मतलब है कि देश में वो अपना प्लॉट खो देंगे, तो वो तो बात खत्म कर दीजिए कि उस पर कोई बात होनी है। रही बात पुणे राज्य की बात, तो वो कमिटमेंट खुद पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने दिया है कि हम पुणे राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ है, उस पर बातचीत हो सकती है, ओपन है। एक मसला है कि वहां की नौकरियों का मसला है, वहां की जमीन का मसला है, तो ऐसे उदाहरण और भी स्टेट में आप देखेंगे, आंध्रा में देखेंगे, साउथ के कई स्टेट में जहां पर आप इस तरह की व्यवस्था है और आप उसको लेजिस्लेशन के जरिए आप उनको एक गारंटी दे सकते हैं, ये एक बातचीत का रास्ता हो सकता है। और इस तरह की तमाम चीजें हैं कि आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में हम तमाम रियायतें देने को तैयार हैं, आपके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे, आप हमारे सेटअप का ही हिस्सा हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। लेकिन 370 ये अस्थायी व्यवस्था थी, उस पर अब कोई बात नहीं होने वाली है। अब देखिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल ही रहा है, डिलिमिटेशन पर बात हो सकती है, पूरे राज्य के मुद्दे पर बात हो सकती है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात हो सकती है, ये बात हो सकती है कि शांति और समृद्धि की प्रक्रिया में कैसे सब लोग मिलकर के आगे का कोई रोड मैप तय करें। अब देखिए कोई एजेंडा है नहीं, तो खुलकर बात होनी चाहिए, सभी मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन जिस मुद्दे पर बातचीत सेंटर की तरफ से नहीं होगी, जिसको गुपकार गठबंधन के जो नेता हैं वो जरूर उठाएंगे, वो 370 की बात करेंगे, 35A की बात करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगा। और मैं राजेश एक बात और जरूर कहूंगा, आप देखिए कि 370 जो पाकिस्तान इस पर एकदम अडिग था, 370 को लेकर पूरा पखेड़ा खड़ा किया। आप महमूद कुरैशी का बयान देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया भर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। जब वो सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे थे, उसके पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि 370 भारत का अंदरूनी मामला है, हमें परेशानी 35A से है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है 370, इसकी वो जाने। तो ये बहुत चीजें हो रही हैं और मेरे ख्याल से आप देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब, ये सारे लोग कभी न कभी भाजपा के सहयोगी रहे हैं, तो अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है। डोभाल साहब कब से सक्रिय हैं, कौन कौन जाकर के मिलाया, और वहां पर जो आप मनोज सिन्हा को भेजा, उन्होंने जमीनी कितना ग्राउंड वर्क किया है, ये सारा सब कुछ आपको मीटिंग में नजर आएगा। बातें हो सकता है कहीं बाहर निकल करके कुछ तू मैं की बातें भी सुनने को मिल जाए, लेकिन एक सहमति की ओर, कि पॉलिटिकल प्रोसेस की ओर हम एक कदम शायद बढ़ाने वाले हैं। पंकज, एक बात तो तय है, शिकायतें जरूर होंगी कि आपने हमको गैंग कहा, आपने हमको जेल में डाला और अंत में आपको हमें से बातचीत करनी पड़ी। बिल्कुल शिकायतें होंगी और शिकायतें दूर करने की कोशिश भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप स्टाइल देखिए, वो बहुत, आप कई तरह के विरोधाभास देखेंगे। एक तरफ एकदम लगता है कि एकदम चट्टानी फौलादी, कभी झुकने वाला नहीं, लेकिन फिर आप उनके आंसू भी देख लेते हैं। आप इस तरह की बातें, आप कश्मीरियत की बात देखेंगे, एक तरफ एकदम लगेगा कि एकदम हार्डकोर हिंदुत्व की पार्टी, जो कश्मीर में शायद वहां की जो मुस्लिम आबादी उससे बहुत ही अलग थलग सोचने वाली, लेकिन फिर वो उनका भावनात्मक रिश्ता भी मुफ्ती साहब से सामने आ जाएगा। फारूक साहब जो भाई आप एनडीए का भी हिस्सा रहे हैं, वो तमाम चीजें हैं ऐसी, आपको जो आप एक रास्ता निकाल लेते हैं जब आपको बातचीत शुरू करनी होती है, और जब आप विरोध के प्लॉट पर खड़े होते हैं तो जैसे गुपकार गैंग जैसी भाषा सामने आती है। मैं मुअज्जम के पास जाना चाहूंगा, आखिरी टिप्पणी मुअज्जम आपसे। रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है, पंकज का कहना है कि 370 की बहाली नहीं होने वाली है, वो बीजेपी का एक चुनावी मुद्दा है, पूरे देश में उन्होंने इसको चुनावी तौर पे बुलाना है, वो उनके घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। बीजेपी की, जब से बीजेपी का जन्म हुआ उससे पहले जनसंघ का जन्म, तब से ये बात कहते रहे और उन्होंने कर दिया है। क्या वैली को ये मंजूर होगा 370 के अलावा बाकी सब उनकी शिकायतें दूर हो जाए और 370 छोड़ दिया जाए? क्या कहना है आपका? नहीं, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया है, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार ने बोला कि हमने एक नया सेट ऑफ लीडर्स हम यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन क्या हो गया है, मतलब हमने 2 साल में देखा है कि कोई नया लीडर, मतलब किसी के पास मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, जो कि मतलब जब डीडीसी इलेक्शंस हो गए थे उसमें साफ तौर पे ये नजर आ गया कि गुपकार अलायंस ने अबव 100 सीट्स लिए और जबकि बीजेपी ने 78 सीट्स, अबव 70 सीट्स लिए थे, और जो बाकी थे मतलब वहां पे तो कोई नजर नहीं आ गया नया लीडरशिप कहाँ है, जो एक नया कश्मीर का मतलब सोच था वो कहाँ पे है। तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मजबूर हो रहे हैं कि डायलॉग उन्हीं के साथ करने हैं जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की। अब रही बात 370 की, 370 पे मुझे लग रहा है, जितना मैं सुन रहा हूँ, जो पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार अलायंस, जो पीपल्स अलायंस फॉर जो गुपकार अलायंस है,
उनसे जो मतलब सुनना है, उनके साथ जब बात कर रहे हैं हम, तो उनसे भी वो भी इसी मतलब मुद्दे पे बात करेंगे, आर्टिकल 370 और 35A पे बात करेंगे। फिर वो अलग सवाल है क्या वो कंसीड करेंगे मतलब वहां पे, क्या वो मतलब मानेंगे। लेकिन वैली का जितना सवाल है, मुझे नहीं लग रहा है वैली खाली इस पे मतलब जोर दे रही है आर्टिकल 370 या 35A पे। जम्मू पे हम जब बात कर रहे हैं, बहुत सारी मतलब एक संगठन बनी थी जम्मू में जो कि राइट विंग पॉलिटिकल आउटफिट्स है, उन्होंने बनाई थी कि उनको लग रहा है कि जो इन्फ्लक्स होगा, जो आउटसाइडर्स का इन्फ्लक्स होगा, वो ज्यादा जम्मू में असर करेगा, न कि कश्मीर पे। क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी रियलिटीज है, मतलब मिलिटेंसी है, हालात सही नहीं है, ग्राउंड सिचुएशन ऐसा नहीं है। जबकि तो उनको भी वही मतलब खदशात है, मतलब ये फियर्स है कि वहां पे चेंज हो सकता है, मतलब जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जा सकती है जम्मू में। और वो भी चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई गारंटीज, मतलब चाहे स्टेटहुड, एक तो स्टेटहुड वो चाहते हैं, और दूसरी चीज ये चाहते हैं कि डोमिसाइल पे उनको ये गारंटीज मिले, या लॉ मतलब जो लैंड लॉज है उन पे गारंटीज मिले। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू इट विल बी ए वॉक ओवर फॉर द बीजेपी एज वेल। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टाइट सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, चाहे मतलब कश्मीर की पार्टीज है चाहे जम्मू की पार्टीज है, उनको भी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि मतलब दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उन दोनों की इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेटिस्फाई करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए।